रिया घर की बेटी जो ससुराल से अपने मायके आई थी। माँ भाभी कहाँ है आप, देखिए कौन आया है। रिया की आवाज सुनकर सभी हॉल में आते हैं। लो जी, शुरू हो गया स्यापा। हाँ दीदी। अरे बेटा तू आ गई? नहीं मम्मी, अभी तो रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। है? तो यहाँ तेरा क्या भूत खड़ा है? मम्मी मैं यूं ही मजाक कर रही थी, आप बताओ कैसी हो, ठीक हो ना? हाँ बेटा सब अच्छा है, तू बता वहाँ भी सब ठीक है ना? हाँ मम्मी। थोड़ी देर बात करने के बाद वहाँ जब घर की बड़ी बहू सीमा आती है। भाभी मुझे ना आपका पर्स चाहिए था, मुझे एक फंक्शन में जाना है, तो क्या मैं ले जा सकती हूँ? हाँ रिया कोई बात नहीं, मैं अभी पर्स लेकर आती हूँ। भाभी वो ब्लैक वाला लाना, हाँ ब्लैक का मेरा आउटफिट के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सीमा पर्स लेकर आती है। ये लो। भाभी थैंक यू सो मच, आप ना बहुत अच्छी हो, हर बार आप मुझे हर मुसीबत से बचा लेती हो। कोई बात नहीं रिया, ये तो हमारा फर्ज बनता है, तुम परेशान मत हुआ करो। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तुम हमें बोल सकती हो। ठीक है भाभी। अच्छा आपने जो नेकलेस पहना है वो कहाँ से लिया है? ये मैंने मिसेस शर्मा की दुकान से खरीदा है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल भी है और लुक भी ना अच्छा दे रहा है। आज पड़ोस में ही फंक्शन था ना, इसलिए पहन कर गई थी। अच्छा वैसे कितने का है, मुझे भी खरीदना है। बस 500 रुपए का। 500 रुपए का? मुझे लगा कम का होगा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम चला लूंगी। आपका पर्स मिल गया यही बात है। आपको तो पता है हमारे हालात कैसे चल रहे हैं। मैं तो कभी इस तरह अपने शौक पूरे नहीं कर सकती। हाय राम, पता नहीं मेरी किस्मत कब इतनी अच्छी होगी। मेरे होते हुए तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो रिया? तुम्हारी भाभी है ना, तुम एक काम करो, तुम मेरा नेकलेस भी ले जाओ। नहीं भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा ना लेकर जाना है तो बस लेकर जाना है। बेटा ले लेना, जब तेरी भाभी इतने प्यार से दे रही है तो ऐसे मना नहीं करते। कोई बात नहीं, अगर उसे तबीयत होगी तो वो दूसरा ले लेगी। अच्छा ठीक है, आप इतना कहती है तो ठीक है, मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। अरे हाँ बाबा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ओके भाभी, थैंक यू, चलती हूँ, बाद में मिलूंगी। बाय भाभी। बाय। रिया सामान लेकर चली जाती है। रिया को जब भी कोई जरूरत होती तो वो अक्सर अपने मायके आ जाती। उसकी भाभियां भी उसे सपोर्ट करती और उसे वो चीज दे देती थी। कुछ दिनों बाद रिया फिर से आती है। भाभी वाह, आपके फोन का कवर कितना अच्छा है। अच्छा है ना दीदी? इस पर क्यूट टेडी बेयर भी है। हाँ आपने सही कहा, बड़ा प्यारा टेडी है। मेरे पास ना फोन का कवर ही नहीं है, इसी वजह से उसकी स्क्रीन पर क्रैक भी आ गया। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके लिए ऐसा ही कवर मंगवा दूंगी। अरे नहीं ना भाभी। अरे कोई बात नहीं दीदी। अच्छा एक काम करो, आप ये कवर मुझे दे दो, आप अपने लिए नया खरीद लेना। ये? हाँ हमारा फोन सेम है ना। अच्छा ठीक है, आप ले जाइए, मैं नया वाला रख लूंगी। इस तरह चाहे कोई छोटी चीज हो या बड़ी, रिया को जो पसंद आती वो उसकी भाभियां उसे दे देती थी। एक दिन, अरे बेटा तुम बाजार जा रहे हो ना? जी मम्मी जी। अच्छा मेरा एक काम कर देना, जाते हुए ना ये सामान रिया के घर पर पहुंचा देना। ठीक है मम्मी जी। एक बार मम्मी जी हम जाने से पहले रिया को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना वो कितनी बार तो घर पर ही नहीं होती। हाँ ये बात भी है, उसे फोन कर लो कि वो कहाँ है। सीमा रिया को कॉल करती है। हेलो भाभी, कहिए क्या हुआ? अरे रिया, कुछ सामान देना था तुम्हें, और हम किसी काम से तुम्हारे घर के पास से ही जा रहे थे, तो हम तुम्हारे घर आने वाले हैं। तुम घर पर ही हो ना? अरे नहीं भाभी, मैं घर पर नहीं हूँ। तो कहाँ हो तुम? मैं ना बाहर किसी काम से आई थी, मैं अभी आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती, बाद में बात करती हूँ। हाँ? अरे रिया कॉल कट कर देती है। लो जी, मैडम जी ने फिर फोन कट कर दिया। क्यों? क्योंकि मम्मी जी वो घर पर नहीं है। अरे पता नहीं ऐसे कहाँ रहती है, जब भी इससे पूछो तो कभी घर पर होती ही नहीं। कोई बात नहीं ना मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी दीदी हमारे यहाँ अक्सर आती रहती हैं, जब आएंगे ना तब आप उन्हें दे देना। हाँ बेटा तूने सही कहा, यही करना होगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों चले जाओ बाजार। सीमा और पलक बाजार चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद जब रिया उनके घर आती है, पलक रिया के लिए पानी लाती है। पानी पीकर, वाह भाभी, काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू। सच में ट्रे ना बहुत अच्छी डिजाइन की है, बहुत अच्छी लग रही है। क्या ट्रे?
हाँ, मैंने ट्रे को बुला, आपको क्या लगा? कुछ नहीं लगा। अच्छा, आपको लगा मैं आपकी साड़ी की तारीफ करूंगी। हाँ, आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। ओह, ये कलर ना सच में बहुत प्यारा है, पैटर्न भी अच्छा लग रहा है। क्या आपकी साड़ी? अरे रिया, इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करना। पहले ये बताओ तुम खाने में क्या खाओगी? हम अभी तुम्हारे लिए मस्त चटाकेदार खाना बना कर लाते हैं। बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे मन की बात छीन ली आपने। भूख तो मुझे बहुत लगी है। आप बस मेरे लिए तीखा और चटपटा सा खाना बना दो। ठीक है, हम अभी बना कर लाते हैं। हाँ ओके। और पलक भाभी? इससे पहले कि रिया आगे कुछ बोल पाती, सीमा जल्दी से पलक का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए रसोई में ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे भाभी तो मेरी पूरी बात सुने बिना ही चली गई। अरे कोई बात नहीं, छोड़ उन्हें, तू अभी मेरे पास बैठ। अभी बहुत टाइम है, बाद में बात कर लियो अपनी भाभीयों से। हाँ, अभी तो मैं शाम तक रुकूंगी। क्या पता और भी कुछ समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? अब कुछ नहीं मम्मी, बाद में बताऊंगी। अच्छा बता, घर में सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, अब तुम्हें क्या ही बताऊं। क्यों, क्या हो गया, बता ना मुझे। अभी इनका काम ना बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, हमें तो अभी बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा ऐसी बात है? पैसों की काफी परेशानी चल रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, तू बता, मैं तेरी मदद करूंगी, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ दोनों माँ बेटी बातें करती हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही थी। दीदी, मुझे लगता है उन्हें मेरी साड़ी बहुत पसंद आ गई है। हाँ लगता तो है, आगे देखते हैं क्या ही स्यापा होना बाकी है। जब भी रिया घर पर आती तभी सीमा और पलक की धड़कनें बहुत बढ़ जाती थी, लेकिन ऐसा क्यों? वो तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। सीमा और पलक खाना तैयार करने के बाद सबको परोसती हैं, फिर सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वाह भाभी, आपने आज दोनों ने फिर से कमाल कर दिया। वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। थैंक यू दीदी, आप आई हैं तो आपके लिए स्वादिष्ट खाना तो बनाना ही था। हाँ भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया। मम्मी तुम ना सच में बहुत लकी हो जो हर रोज ऐसा खाना खाने को मिलता है। हाँ ये तो है बेटा, लेकिन हमारे यहाँ तो कभी ऐसा कुछ बनता ही नहीं। घर में पनीर बने भी बहुत अरसा हो गया है, इतने महीनों बाद आज जाकर पनीर खाना नसीब हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर, तो यहाँ से सब्जी पैक करवा कर ले जाइयो और रात को खाने में तुम यही सब्जी खा लेना। ठीक है मम्मी, आप कहती हैं तो मैं ले जाऊंगी। बहू सब्जी पैक कर दियो। जी ठीक है मम्मी जी। भाभी ये आम का अचार और गाजर का अचार भी पैक कर देना। ठीक है। सीमा खाना पैक करके लाती है। भाभी मुझे ना वो ट्रे बहुत अच्छी लगी थी, क्या आप मुझे दे सकती हैं? ट्रे? हाँ, वो क्या है ना, बहुत सुंदर थी, उस पर बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ तो ट्रे भी नहीं है। जो एक थी उसमें क्रैक आ गया। अब मेहमानों को ऐसे उसमें कुछ सर्व करते हुए अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी लाती हूँ। सीमा रसोई में ट्रे लेने जाती है। और भाभी आपकी साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है, मेरे पास तो इतनी सुंदर साड़ी बची ही नहीं है। देखो ना कैसी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई हूँ। रिया के इतना बोलने के बाद पलक उसे अपनी साड़ी भी दे देती है और सारा सामान पैक करके रिया सारा सामान वहां से ले जाती है। रिया के जाने के बाद, ये साड़ी तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने गिफ्ट दी है ना? हाँ दीदी, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक बार रिया दीदी की नजर जिस चीज पर आ जाए ना, फिर उनकी नजर इतनी आसानी से हटती नहीं है। वो साड़ी मेरी मम्मी मेरे लिए बड़े प्यार से लाई थी। हाँ, मैंने उस साड़ी को बचाने की कोशिश की। जब रिया उस साड़ी के बारे में बातचीत कर रही थी, इसीलिए तो मैं तुम्हें खींच कर ले आई, ताकि वो इस बारे में बात ही ना कर सके। हाँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो दीदी को जो चीज चाहिए होती है वो ले जाकर ही मानती है। पहले तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत चीजें दे देते थे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि रिया के ससुराल में बहुत परेशानियां चल रही हैं, इसलिए हम उसकी मदद कर देते थे। लेकिन अब तो बस ऐसा हो गया है कि रिया को जो पसंद आता है वो बस एक बार बोलती है और उस सामान को ले जाती है, हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचती। हाँ, चाहे वो चीज हमें किसी ने गिफ्ट में दी हो या हमारी पसंदीदा चीज ही क्यों ना हो, हमारे पास रुकती नहीं। हाँ, सब रिया ले जाती है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। वही तो, इस तरह रिया अपने मायके आती और हाय तौबा करके अपनी पसंद का कोई भी सामान ले जाती। कई दिन गुजरते हैं, फिर कुछ दिन बाद रिया फिर से अपने मायके आती है।
बेटा आ गई तू? बहुत दिनों बाद आई। हाँ मम्मी। अच्छा दोनों भाभी कहाँ हैं? वो तो बाजार गई है बेटा। ओह अच्छा। थोड़ी देर बातें करने के बाद रिया इधर उधर नजरें घुमाती है। अच्छा मम्मी, ये झूमर और वाज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, सब तेरी भाभीियों का कमाल है, उन्होंने ही पसंद किया है। मानना पड़ेगा, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। सही है मम्मी, भाभी तो अभी भी बाजार गई हैं और वो अक्सर बाजार से कुछ न कुछ सामान लाती रहती हैं। और एक मुझे देखो, मेरी किस्मत कितनी फूटी है। क्यों बेटा, भला क्या हो गया? तू ऐसा क्यों बोलती है? मम्मी आपको पता है ना, मेरे ससुराल वालों का इतना बजट बिल्कुल नहीं है और अब तो इनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। मैं ना कभी अपनी मर्जी का कोई सामान नहीं खरीद सकती, मुझे तो बिल्कुल रूखा सूखा ही रहना पड़ता है। अरे अगर ऐसी बात है तो बेटा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी मैं आपको बिना वजह परेशान नहीं करना चाहती थी। अरे बेटा, इसमें बिना वजह परेशान होने वाली क्या बात है? तू इस घर की बेटी है, तुझे जिस भी चीज की जरूरत है तू मुझे बता। ठीक है मम्मी, अगर आप कहती हो तो क्या मैं ये झूमर और वाज ले जाऊं? हमारे घर पर ना कुछ दिनों बाद मेहमान आने वाले हैं, अगर मैं ये लगाऊंगी तो घर बहुत अच्छा लगेगा ना। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बेशक ले जा। तभी वहां उसकी भाभियां आती हैं। अरे भाभी आप आ गई, बाजार से क्या क्या शॉपिंग करके लाई, मुझे दिखाइए। अरे कुछ नहीं, बस रसोई का कुछ सामान लाए। अरे दिखाइए तो। रिया सारा सामान देखती है और उसके बाद फिर से सामान देखकर उनके लिए हाय तौबा करने लगती है। सच में भाभी आप लोग कितने लक्की हैं, जब मन करता है कुछ भी सामान ले आते। लेकिन मेरे ससुराल में तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप नॉन स्टिक पैन ले आए, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने तो कभी इसकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। काश मेरे पास भी नॉन स्टिक पैन होते। अरे बेटा, तो उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तू ये सारा सामान ले जा और हम बाद में फिर से सामान ले आएंगे। क्या सच में मम्मी? हाँ बेटा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। और भाभी आप दोनों भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग हमेशा मेरे लिए इतना करते हो। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज बनता है। रिया की सामान मांगने की आदत इतनी बुरी हो गई थी कि अब तो सीमा और पलक भी काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। अच्छा मम्मी, क्या इस बार भी आप मुझे 10,000 रुपए दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अब भी ला कर देती हूँ। विमला रिया को पैसे लाकर देती है। उसके बाद रिया वहां से चली जाती है। मम्मी जी, आप हमेशा रिया को इतने पैसे देती हैं, ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारे पास भी इतना नहीं है जितना हम रिया के लिए करते हैं। रिया सारा सामान लेकर चली जाती है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं होती। शुरुआत में हमने उसकी पैसों की भी मदद की, लेकिन अब रिया आए दिन हमसे सामान के साथ पैसे भी ले जाती है। हम आखिर इतना सब कैसे करेंगे? हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम एक बार रिया दीदी से इस बारे में बात करनी चाहिए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके जीवन में अभी परेशानी चल रही है ना। मम्मी जी, हम मानते हैं काफी परेशानी है, लेकिन हम पूरी मदद कर रहे हैं। फिर भी पैसों को लेकर रिया की डिमांड बढ़ती जा रही है। आखिर रिया इतने पैसों का करती क्या है? हम इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकते, हमें घर के खर्च भी तो निकालने होते हैं। रिया की आदत से अब सब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि रिया की पैसों को लेकर डिमांड काफी बढ़ रही थी। एक दिन जब सब कहीं जा रहे थे। रिया का घर यही है, क्या हम उसके घर चले? पता नहीं मम्मी जी, आज रिया घर पर होगी या नहीं, वो कभी घर पर ही नहीं होती ना। अरे कोई बात नहीं, आज चलकर देख लेते हैं। अब यहाँ तक आए तो एक बार चले ही जाते हैं, कोई ना कोई तो घर पर जरूर होगा। हम रिया के आने का इंतजार कर लेंगे। सभी रिया के घर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद जो नजारा देखते हैं, सबके होश ही उड़ जाते हैं। रिया की सास उनका स्वागत करती है। आइए आइए समधन जी। कितना बड़ा और सुंदर घर है दीदी। हाँ, घर की सजावट कितने सुंदर तरीके से कर रखी है। रिया अपने मायके वालों को वहां देखकर काफी हक्का बक्का रह जाती है। अच्छा बहन जी, अब तो घर में सब ठीक है ना? घर के हालात अब ठीक हो गए ना? काम तो ठीक चल रहा है ना अब? जी बहन जी, हमें क्या हुआ, हमारे घर के हालात तो शुरू से ही बहुत अच्छे हैं। सब भगवान की देन है, भगवान की दया से बस मौज ही मौज है। अच्छा अच्छा। वैसे बहुत समय बाद आना हुआ। बस जी, रिया कहती थी कि वो घर पर नहीं रहती तो
कुछ समय से वक्त ही नहीं मिल रहा था कि जब वो घर पर हो और हम आ सके। हाँ, क्योंकि ये दोनों हफ्ता 10 दिन में कहीं ना कहीं घूमने जाते ही रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते दोनों बच्चे शिमला घूम कर आए थे। मुझे भी जाने को कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा ना पापा ना, तुम ही दोनों घुमाया करो। क्या क्या? हाँ, देखो बेटा, इनकी फोटोज अच्छी है ना। पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड घूम कर आए हैं। स्विट्जरलैंड? अच्छा है रिया, तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, तुमने कभी हमें बताया नहीं। अरे वो बस। अच्छा, आप सब बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कमला वहां से जाती है। तो हमसे इतने झूठ बोल रही थी, तुझे शर्म नहीं आई? हमें लगा तू मुसीबत में है और तुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन हमें क्या पता था कि तेरे यहाँ अलग ही ठाट बाट चल रहा है। क्यों किया तूने ऐसा? कुछ नहीं मम्मी, वो बस मैं जो चीजें वहां देखती थी ना, उन पर मेरा दिल आ जाता था, तो मैं उन्हें यहाँ ले आती थी। वहां जाकर सबको पता चलता है कि रिया बस ऐसे ही चीजों को देखकर हाय हाय करती थी, लेकिन असल में वो सबके सामने गरीब बनने का नाटक कर रही थी, क्योंकि असल में उसके ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसका ससुराल तो उसके मायके से भी ज्यादा संपन्न था। हमें वहां तेरी हर रोज फिक्र होती थी और तू यहाँ आराम से अपनी जिंदगी बिता रही है और हमसे झूठ बोलती थी। किसी ने सच्ची कहा है, किसी पर आंख मूंद कर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो पहले से कुछ गड़बड़ लग रही थी। इतना कहकर सब वहां से चले जाते हैं। रिया उनसे कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसका सच अब सबके सामने जो आ गया था। आज क्या बनाऊं नाश्ते में? मटर की कचौड़ियां बना देती हूँ, सबको अच्छी लगेगी। साथ में बच्चों के लिए थोड़ी चीज सैंडविच भी बना देती हूँ। वाह स्नेहा, क्या दिमाग लगाया। आज तो सब नाश्ते की तारीफ करते नहीं थकेंगे। अरे क्या बात है स्नेहा, अपने आप में बड़बड़ाए जा रही है। सुबह के 8 बज रहे हैं, ऐसे ही खड़ी खड़ी सोचती रहेगी कि नाश्ता भी बनाएगी। अभी थोड़ी देर में सब नाश्ते के लिए आ जाएंगे। जी मम्मी जी, बस नाश्ता बनाने की सोच रही थी, आप फिक्र मत करिए, 1 घंटे में नाश्ता बना लूंगी। अच्छा वो तो ठीक है, पर 1 कप चाय तो पिला दे पहले, बाद में नाश्ता बनाती रहना। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। अब स्नेहा ने चाय बनाई और सबसे पहले चाय ले जाकर करुणा को दी, फिर नाश्ते की तैयारी में जुट गई। थोड़ी देर बाद वहां पूजा आई। भाभी जल्दी से नाश्ता लगाइए, मुझे कॉलेज निकलना है, लेट हो रही हूँ। बस दीदी बन गया, अभी लगाती हूँ गर्मा गर्म नाश्ता। तभी प्रिया भी रसोई में पहुंची और उसने कहा, स्नेहा तुम टेंशन मत लो, मैं सबको नाश्ता पकड़ा देती हूँ। क्या बना रही हो? अरे वाह, मटर की कचौड़ियाँ। चलो तुम गर्मा गर्म बनाओ, मैं बाहर सबको गर्मा गर्म खिला देती हूँ। जी भाभी, और ये सैंडविच भी बनाया मैंने भाभी, चिंटू और विक्की के लिए। अरे उन्हें भी स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और तुम एक काम करो, दूध गर्म कर दो, वो स्कूल तो दूध पीकर ही चले जाएंगे, टिफिन में सैंडविच डाल देती हूँ मैं। ठीक है भाभी। प्रिया ने अब पूजा को नाश्ता सर्व किया। ये लीजिए दीदी, ये आपका नाश्ता, और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। अरे प्रिया भाभी, और कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी मैं लेट हूँ, बस फटाफट 2 निवाले खाकर भागना है। श्वेता स्कूटी लेकर आ रही है ना, उसकी स्कूटी में ही कॉलेज चली जाऊंगी, आप प्लीज मेरा टिफिन दे दीजिए। हाँ दीदी, मैंने आपके टिफिन में भी कचौड़ियां डाल दी है, खा लीजिएगा याद से। चिंटू विक्की जल्दी जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी अपना दूध फिनिश करो। सुबह सुबह सब घोड़े पर सवार रहते हैं, जिसे देखो हड़बड़ी में जी रहा है। अरे इतनी हड़बड़ी होती है तो सुबह जरा जल्दी उठ जाया करो, लेकिन नहीं उठेंगे सब अपने टाइम पर, फिर भाग दौड़ ऐसे मचाएंगे जाने क्या आफत आ गई हो। हाँ मम्मी जी, ये इन लोगों का रोज का है, अब तो मुझे भी आदत पड़ गई है। स्नेहा, बच्चों का दूध गर्म हो गया हो तो दे दो ना। चाची चॉकलेट वाला दूध देना, मुझे तो मैंगो शेक पीना है। भाभी मैंने दूध गर्म कर दिया है, चॉकलेट वाला दूध बनाया है, गर्म दूध में मैंगो शेक तो नहीं बनेगा। 5 मिनट रुक जाइए, मैं दूध ठंडा करके बना देती हूँ। अरे रहने दो स्नेहा, इनके नखरे खत्म नहीं होने वाले, जो लाई हो ना वही दे दो। चिंटू विक्की, बिना नखरे किए चुपचाप दूध फिनिश करो और स्कूल जाओ। बाय स्नेहा भाभी, बाय प्रिया भाभी, शाम को मिलती हूँ। पूजा ने फटाफट नाश्ता किया और कॉलेज चली गई। चिंटू विक्की ने भी अपना दूध खत्म किया और बैग लेकर स्कूल चले गए। तभी मयंक ने आवाज दी, स्नेहा मेरा भी नाश्ता जल्दी से लगा दो, और हाँ टिफिन मत देना, वैसे भी टिफिन में ऐसा खाना देती हो बिल्कुल खा ही नहीं पाता, मैं बाजार से ही कुछ खा लूंगा। भाभी देखो, मैं रोज इतने प्यार से नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए, पर इन लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आता। ये लीजिए मयंक की प्लेट, आप ही नाश्ता दे दीजिए अपने देवर को। अरे नाराज क्यों होती हो स्नेहा, रोज कोशिश करती रहो, कभी ना कभी तुम्हारे हाथों का अच्छा लगेगा खाना उसे। एक काम करो, मम्मी जी की प्लेट भी लगा दो, उनके भी नाश्ते का टाइम हो गया ना,
फिर उन्हें सत्संग में जाना है। अब स्नेहा ने करुणा का नाश्ता भी लगा दिया। प्रिया ने मयंक और करुणा को नाश्ता दिया। बस भाभी मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ। अरे बस इतना सा नाश्ता, एक कचौरी तो और ले लीजिए। नहीं भाभी मेरा हो गया, पता नहीं क्यों सुबह के नाश्ते में मजा ही नहीं आता। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय स्नेहा। मयंक बेटा मेरा भी नाश्ता हो गया है, तो ऑफिस जाते वक्त रास्ते में मुझे आश्रम छोड़ देना, आज वहां सत्संग है। मम्मी आपके बिना रोज के प्रोग्राम रहते हैं सुबह सुबह। अच्छा ये इसी बहाने आपका भी मन लगा रहता है, चलिए छोड़ दूंगा आपको। इसी तरह मयंक और करुणा भी चले गए। तभी अशोक भी नाश्ता करने आ गया। प्रिया अशोक के लिए नाश्ता लगाती है। ये लीजिए आपकी फेवरेट मटर की कचौड़ियां। आज सुबह सुबह स्नेहा ने बड़ी मेहनत की है मटर की कचौड़ियां बनाने में। अशोक प्रिया की बातों का कोई आंसर नहीं देता। वो अपने फोन में बात करता हुआ नाश्ता कर लेता है। अरे हाँ संदीप भाई, वो माल की डिलीवरी मुझे आज ही चाहिए। हाँ जी मेरा काम अटक गया है भाई, थोड़ा जल्दी कराइए। बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ, आप आइए ना। कैसी बनी है कचौड़ियां अशोक, अच्छी है ना? हाँ हाँ आज पेमेंट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह अशोक ने बात करते हुए नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। प्रिया उसे देखती रह गई। तब स्नेहा ने कहा, क्या हुआ भाभी, अशोक भैया को कचौड़ियां कैसी लगी, कुछ कहा उन्होंने? अरे तुम्हारे अशोक भैया को कहाँ टाइम है कि दो बात करें। फोन ना हुआ मेरी सौतन हो गई। बस फोन पर बात करते करते नाश्ता किया उन्होंने और निकल गए, एक शब्द नहीं बोले। जाने दीजिए ना भाभी, मन छोटा मत कीजिए। रात को आराम से बैठेंगे ना तब बात कीजिएगा। चलिए अब हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। हाँ ठीक है चलो नाश्ता करते हैं। स्नेहा और प्रिया जैसे ही नाश्ता करने बैठी, अभी उन्होंने एक निवाला मुंह में लिया था कि कमली आ गई। अरे भाभी मेरे को जल्दी जल्दी काम करके जाने का है, फटाफट बर्तन खाली करके दो। तू जब भी आती है ऐसे घोड़े पर सवार होकर क्यों आती है? नाश्ता करके कर रहे हैं हम किचन का काम। अरे भाभी आपकी तरह आराम से बैठकर नाश्ता करना मेरे नसीब में नहीं है। मैं तो 4 घर काम करेगी तभी अपना और अपने बच्चों का पेट पालेगी। सारा दिन आपके घर में तो नहीं रह सकती मैं। अच्छा अब ज्यादा डायलॉग मत मार। एक काम कर, पूरे घर में झाड़ू लगा, तब तक हम देते हैं बर्तन। हाँ तो ऐसे बोलने का ना, मैं अभी झाड़ू मार के आती है, फटाफट नाश्ता करो चलो। इसका क्या, ये तो अभी 10 मिनट में आ जाएगी। फटाफट नाश्ता करते हैं भाभी, फिर किचन का काम करते हैं। फ्रिज में भी काफी बर्तन पड़े हैं, सब खाली कर दे देते हैं धोने के लिए। हाँ स्नेहा तू सही कह रही है, एक बार काम करके चली गई तो फिर बाकी काम हमें ही करना पड़ेगा। सब खाली करके करवा लेते हैं। और इस तरह स्नेहा और प्रिया ने भी चैन से नाश्ता नहीं किया, फटाफट नाश्ता किया और काम में जुट गई। ये इस घर की रोज की कहानी थी। सुबह सुबह इस घर में ऐसे ही अफरा तफरी मची रहती थी। कोई भी सुबह इत्मीनान से बैठकर 2 निवाले नहीं खा पाता था। ऐसी ही शाम हुई, अब खाना बनाने प्रिया रसोई में थी। भाभी आज खाने में क्या बना रही हैं आप? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ज्यादा कुछ नहीं, बस दाल मखनी, पुलाव, रोटी और भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। वाह भाभी, तभी कहूँ इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। लेकिन भाभी आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आप रात को जो भी बना देती है ना, सबको बहुत अच्छा लगता है। अरे ऐसा भी मत बोलो स्नेहा, तुम्हारे कहने के हिसाब से तो मतलब मैं कुछ भी अच्छा खाना बनाती नहीं हूँ। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए परेशान हूँ कि नाश्ते में मैं भी उतनी ही मेहनत करती हूँ, उतनी ही प्यार से खाना बनाती हूँ सबके लिए, पर किसी को पसंद क्यों नहीं आता। तभी करुणा रसोई में आई और कहा, स्नेहा तुम बेवजह परेशान हो रही हो। थोड़ा सा सोचोगी तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों उनको सुबह के खाने से अच्छा रात का खाना लगता है। और प्रिया सब लोग आ गए, खाना जरा जल्दी बनाओ, सबको भूख लगी होगी। जी मम्मी जी, बस बन ही गया है, रोटियां बनाकर लाती हूँ। लाइए भाभी, रोटी मैं बेल देती हूँ, आप सेक लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर दोनों मिलकर टेबल पर खाना लगा देंगे। हाँ ठीक है, दोनों साथ करेंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा, बाकी सब तो बन ही चुका है। अब दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर रोटियां बनाई, फिर टेबल पर सारा खाना लगा दिया, सभी खाना खाने बैठ गए। वाह भाभी, क्या जबरदस्त खाना बनाया आपने। सच बताऊं तो सुबह तो बस ऐसे ही लगता है घास फूस खा रहे हो, पर रात का खाना एकदम टेस्टी और मजेदार। सही कह रही हो, सुबह तो जैसे जबरदस्ती खाना गले से उतारना पड़ता है, लेकिन भाभी रात को खाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अशोक भैया आपकी डील का क्या हुआ, हुई कि नहीं? हाँ मैं कल रात में ना बड़ी टेंशन थी, फाइनली वो डील हो गई। पूजा, कॉलेज कैसा चल रहा है? पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो ना? प्रिया जरा दाल मखनी देना। दाल मखनी लाजवाब बनी है भाई। हाँ भैया, पढ़ाई तो चल रही है, एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं। मम्मी पुलाव खाकर मजा आ गया। हाँ, सुबह जो आपने टिफिन में चीज सैंडविच दी थी वो खाकर मजा नहीं आया। मैंने आधी खाई, बाकी आधी टिफिन में वापस लेकर आया। ये क्या बात हुई चिंटू?
टिफिन पूरा खाना चाहिए ना, आगे से टिफिन पूरा कंप्लीट करना। अरे बच्चों को क्यों डांट रही हो? नहीं मन किया होगा तो नहीं खाया होगा, अभी तो आराम से खाना खा रहे हैं ना, देखो कितना खुश है। हाँ मम्मी, अभी खाना बहुत टेस्टी है। इस तरह सबने खाना कंप्लीट किया और अपने अपने कमरे में चले गए। प्रिया और स्नेहा सबके जाने के बाद टेबल साफ कर रहे थे, तभी स्नेहा ने कहा, देखा भाभी, मैं कितने भी मन से सुबह का खाना बनाऊं, अलग अलग डिशेस सोच के ट्राई करती रहती हूँ कि आज तो सबको पसंद आएगा, पर नहीं, किसी को भी सुबह का खाना अच्छा ही नहीं लगता। देखा नहीं पूजा दीदी ने कैसे कहा, सुबह का खाना तो बस घास फूस लगता है इनको। अरे स्नेहा, ऐसे ही कह दिया होगा, तो ज्यादा दिल पर मत ले बातों को। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप ही बताइए मैं खाने में ऐसा क्या डालूं जो उन्हें खाना अच्छा लगे, आप कुछ टिप्स दीजिए ना। आपके हाथ का खाना तो सबको बहुत पसंद आता है। ऐसा कुछ नहीं है स्नेहा, मैं भी खाने में वही डालती हूँ जो तुम डालती हो, वही मसाले, वही प्याज, वही सब कुछ। फिर भी सबको मेरे हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँ। वैसे तुम भी खाना बुरा नहीं बनाती हो, अच्छा ही बनाती हो, फिर इनको अच्छा क्यों नहीं लगता मेरे हाथ का खाना, आखिर क्यों? इनकी बातें करुणा चुपचाप सुन रही थी। अब करुणा उनके पास आई और कहा, ये सब क्या लगा रखा है, मेरा खाना अच्छा नहीं लगता, उसका खाना अच्छा है, ये सब क्या है? अरे मम्मी जी, इसे लगता है कि इसका खाना किसी को अच्छा क्यों नहीं लगता और मेरा खाना अच्छा क्यों लगता है। ऐसे तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक काम करो, कल से तुम लोग अदला बदली कर लो। प्रिया, कल से तुम सुबह का खाना बनाओगी और स्नेहा तुम रात का। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह प्रिया रसोई में खड़ी चाय बनाते हुए सोच रही थी, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना देती हूँ। आलू के पराठे सबको वैसे ही बहुत पसंद है, आज तो सबको नाश्ते में भी मेरे हाथ का जादू मिल जाएगा। अरे प्रिया, जल्दी से चाय पिला दे, फिर फटाफट नाश्ता बना, सबको जाना भी है, अभी सभी आकर जल्दी मचाएंगे। हाँ मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय, मैं बस अभी फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। तभी वहाँ स्नेहा आई। भाभी, किचन में आपकी कुछ हेल्प कर दूं? अरे नहीं स्नेहा, वो मैं कर लूंगी, ज्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस आलू के पराठे बनाने हैं, वो तो मैं बना दूंगी, तुम जाकर चिंटू और विक्की को स्कूल के लिए रेडी कर दो ना। ठीक है भाभी, मैं कर देती हूँ। अब स्नेहा ने बच्चों को तैयार कर दिया और प्रिया नाश्ते के आलू के पराठे बना रही थी, तभी पूजा आई। भाभी जल्दी नाश्ता लगाओ, देर हो रही है। हाँ दीदी, ये लीजिए पराठे, आज तो पराठे प्रिया भाभी ने बनाए हैं। ये पराठे इतने गर्म है कि इसे खाने में टाइम लग जाएगा, मजा ही नहीं आ रहा खाकर। तभी बाकी सब भी आ गए नाश्ता करने। मेरा टिफिन मत देना, टिफिन में आलू के पराठे मुझे अच्छे नहीं लगते। 9 बज चुके हैं, ये पराठे मैं गाड़ी में ही खा लूंगा, बाय। अब जैसा भी ये नाश्ता खाना तो पड़ेगा ही। और अशोक तो रोज फोन पर बात करते करते ही नाश्ता करता था। हाँ जी, बस 1 घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, आप आइए ना हमारे ऑफिस, बैठ के बातें करते हैं। भैया एक पराठा और ले आओ। अब समझिए ना बात को, कल मेरा स्टाफ आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा पाया, पर आज श्योर आपके यहाँ पहुंचाएगा। ये सब क्या नाश्ता बनाते हो तुम लोग? और फिर अशोक भी नाश्ता करके चला गया। विक्की, चिंटू ने भी मन मार कर रूस की तरह नाश्ता किया और स्कूल चले गए। तब करुणा ने कहा, देख लो प्रिया, आज क्या हुआ तुम्हारे हाथ का जादू है? खैर जाने दो, तुम एक काम करो, अब सब चले गए हैं, मुझे भी नाश्ता दे दो और तुम दोनों भी अपना नाश्ता लेकर आ जाओ। हाँ देखिए तो मम्मी जी रोज मेरे खाने की कैसे तारीफ करते हैं, और आज कैसे नाक मुंह सिकुड़कर खा कर गए सबके सब। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। ये लीजिए भाभी, मैंने सबकी प्लेट लगा ली है, चलिए नाश्ता करते हैं। अब जैसे ही वो लोग नाश्ता करने बैठे, वैसे ही रोज की तरह कमली आ पहुंची। ये आप लोग का ना रोज का हो गया है, मैं आती है और आप लोग खाना खाते, फिर मेरे को 4 बात सुनाते। मैं पहले ही बता देती, अगर ऐसा चलाना तो मैं काम नहीं करेगी आपकी इधर। अरे ऐसा मत करना मेरी अम्मा, तेरे बिना तो हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अरे कमली क्यों गुस्सा होती है, ले आ जा, तू भी पराठे खा ले। ये पराठे आप खाओ भाभी, मैं पराठे नहीं खाती है। एक्चुअली क्या है ना, मैं डाइटिंग पर है, मेरे को भी कटरीना कैफ जैसा दिखने का है। लो जी, इसे भी हीरोइन बनना है। अरे कमली तू एक काम कर, तू पहले सफाई कर, हम आते हैं अभी। और हाँ कमली, तू तो मुझे साइड से थोड़ी थोड़ी कैटरीना कैफ जैसे दिखने भी लगी है। आई ना भाभी, मेरे को लगा ही आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं अभी सफाई करके आती है, आप नाश्ता कर लो फटाफट। वाह प्रिया बेटा, कमली से अपना काम निकलवाने के लिए तूने उसे क्या खूब मक्खन लगाया है। क्या करे मम्मी जी, ये कमली अगर काम छोड़ देगी ना तो बड़ी आफत आ जाएगी। चल स्नेहा फटाफट नाश्ता करते हैं, फिर काम करते हैं, नहीं तो फिर से इस कमली का टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाएगा।
अब उन दोनों ने भी जल्दबाजी में नाश्ता किया और फिर काम में जुट गई। जल्दी जल्दी में उन्हें भी पराठे का कोई स्वाद समझ में नहीं आया। ऐसे ही शाम हुई। आज स्नेहा शाम का खाना बना रही थी। स्नेहा ने बड़े प्यार से रात का खाना बनाया। सभी खाना खाने आए। अरे बड़ी भूख लगी, आज सुबह तो कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। अब आराम से खाना खाऊंगा। हाँ भैया समझती हूँ, अभी आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा है ना। ये पनीर की सब्जी लीजिए ना, बड़ी टेस्टी बनी है। ना ऐसा लग रहा है बस खाती जाऊँ। खाना तो बहुत अच्छा बना है। स्नेहा, तुम भी खाना अच्छा ही बना लेती हो। पर हाँ, आज सुबह प्रिया भाभी ने नाश्ता कुछ खास नहीं बनाया था। हाँ भैया, पराठे गरम भी थे और मुझे जल्दी थी, मुझे तो कुछ स्वाद ही नहीं आया, बस पेट भरने के लिए खा लिए थे। भाई सच में अभी का खाना तो लाजवाब बना है। मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई। ऐसा लग रहा है सुबह से अभी तक की थकान उतर गई हो। चाची, ऐसा खाना रोज बनाना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें सुबह का खाना क्यों अच्छा नहीं लगता है और रात को इतना अच्छा क्यों लगता है? ये तो खाना बनाने वाले के ऊपर है ना, हमें क्या पता। नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। वरना आज तो जो सुबह खाना बनाती थी उसी ने रात को खाना बनाया है, और जो रात को खाना बनाती थी उसने सुबह बनाया है। फिर भी तुम्हें सुबह का खाना अच्छा नहीं लगा और रात का खाना बड़े मजे से खा रहे हो। हाँ, ये बात तो नोटिस करने लायक है। मेरे खाने की इन्होंने कभी तारीफ नहीं की, क्योंकि मैं सुबह खाना बनाती थी, और आज मैंने रात को खाना बनाया है तो सब चटकारे लेकर खा रहे हैं। हाँ देखो, और बरसों से मेरे खाने की तारीफ करने वाले आज मेरे ही खाने को बोल रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि सुबह इन्हें हड़बड़ी होती है, इसलिए ये हड़बड़ी में खाते हैं और निकल जाते हैं। इन्हें कुछ स्वाद ही नहीं आता। आराम से बैठकर ये रात को खाना खाते हैं, इसलिए इन्हें रात का खाना अच्छा लगता है। और पूरा परिवार जब साथ बैठकर आराम से खाना खाता है ना, तो खाने का मजा दुगना हो जाता है। हाँ मम्मी, बात तो सही है। मतलब मेरी दोनों भाभियां ही खाना अच्छा बनाती है, बस हमें सुबह के खाने से अच्छा रात का खाना लगता है, क्योंकि हम सब साथ में बैठकर आराम से रात का खाना खाते हैं। लगता है अब सब समझ गए। प्रिया और स्नेहा, तुम दोनों भी कभी इस बात पर अब अफसोस नहीं करोगे ना? नहीं मम्मी जी, अब हमें समझ में आ गया है। बल्कि मुझे तो लगता है अब हम दोनों ही सुबह और शाम का खाना साथ में मिलकर बनाएंगे। हाँ, साथ में मिलकर खाना बनाएंगे और ढेर सारे गप्पे मारेंगे। और हम भी आज के बाद किसी के खाने को भला बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि गलती हमारी है, खाना बनाने वाली की नहीं है। हाँ, ये दोनों तो कितनी मेहनत करके खाना बनाते हैं, और हम अपनी हड़बड़ी में उनके खाने में नुक्स निकाल देते हैं। चलो, अब सब ठीक हो गया। आज के बाद कोई भी खाने को लेकर परेशान नहीं होगा, ना ही स्नेहा और ना ही प्रिया में कहा सुनी होगी। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और इस तरह पूरे परिवार ने हंसी खुशी रात का खाना खाया और फिर आराम करने चले गए। करुणा के घर में वैसे अभी भी कुछ नहीं बदला था। वही सुबह की हड़बड़ी, वही रात को चैन से बैठकर साथ में खाना खाना। हाँ, बदली थी तो बस एक ही चीज कि अब कोई सुबह के खाने की बुराई नहीं करता था। एक बार की बात है, जयपुर शहर में फूलदेवी नाम की महिला अपने पति चंपकलाल के साथ रहती थी। उसके परिवार में 5 लोग और थे। उसका बड़ा बेटा गौरव, मझला बेटा नमन और छोटा बेटा आनंद। इनके साथ ही बड़ी बहू काजल और छोटी बहू पूनम। आनंद अभी कमा रहा था। अरे फूल, आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कब मिलेगा? दोपहर में? ओफो, आप भी ना बिल्कुल ड्रामा क्वीन हो। अपनी किसी भी बहू को कह दो ना, वो दे देगी। मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? तुम्हारे पीछे तो मैं 30 साल पहले ही पड़ गया था। आप क्या चाहती हो कि किसी और के पीछे पड़ जाऊं? आपसे ना बात करना ही बेकार है। मैं ही बुलाती हूँ किसी को। बहू, अरे आ बहू। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ मम्मी जी? अरे अपने ससुर जी को नाश्ता तो दे दो। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। अरे ये क्या है? अभी तो कह रहे थे नाश्ता दे दो, अब जब नाश्ता दिलवा रही हूँ तो कह रहे हो नहीं चाहिए। मैंने तुमसे कहा था नाश्ते के लिए, मुझे तुम्हारे ही हाथों से चाहिए, किसी और के नहीं। शायद हम गलत समय पर आ गए। यहाँ पर रोमांस चल रहा है। सही कह रही हूँ। ओफो, आप भी ना कितने बड़े हो गए हो, लेकिन बच्चों वाली हरकत है। चलो बहू, तुम लोग जाओ, मैं ही दे देती हूँ उनको नाश्ता। अभी भी बहुओं में कमी है। जब वो कमी खत्म हो जाएगी तो इन लोगों से ले लूंगा नाश्ता। अरे हम लोगों में क्या कमी है पापा जी? कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, तुम लोगों में कोई कमी नहीं है, ना तुमसे कोई गलती हुई है। कमी से मेरा मतलब था कि एक बहू अभी भी कम है। आनंद की शादी हो जाए, फिर 3 बहुएं हो जाएंगी, फिर तीनों मिलकर हमारी सेवा करना। ओह अच्छा, वैसे तो फिर देर किस बात की? देवर जी के लिए कोई सुंदर सुशील कन्या ढूंढ लेते हैं।
मैं तो इतने दिनों से नजर दौड़ा रही हूँ। तुम लोगों की जान पहचान में कोई हो तो बताओ। जरूर जरूर। अब ये सारा डिस्कशन यही मत शुरू कर देना, पहले मुझे नाश्ता दे दो। हाँ भाई, लाती हूँ मैं। अगले दिन रात का समय था, पूरा घर शांत था। चंपकलाल अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी फूल देवी घर वालों को आवाज लगाती है, सब सुनो तो, जरा यहाँ आओ। चंपकलाल, गौरव, काजल, नमन, पूनम, आनंद धीरे धीरे आकर हॉल में इकट्ठा हो गए। अब क्या हुआ, रात में मीटिंग क्यों बुला ली? एक जरूरी बात बतानी थी। कल आनंद को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। क्या? अरे पर इतनी बड़ी बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अभी बता रही हैं आप मम्मी जी। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पक्का करना था कि वो लोग सच में आने वाले हैं या नहीं। अब कंफर्म हो गया इसलिए बता रही हूँ। फूल, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, सच में तुम्हारे बिना ये घर चलता ही नहीं। तारीफ सुन सुनकर फूल तो उड़ने वाली है। सही कहा, लेकिन असली मुश्किल तो अब आएगी। इतने कम समय में खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? हाँ, और कल का दिन मतलब हमारी छुट्टी गई। अरे चिंता मत करो, थोड़ा इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है। सारा सामान मार्केट से ले आई हूँ, बस कल खाना बनाना है। और इसके लिए भी मैं यामिनी को फ़ोन कर दूंगी, वो भी आकर मदद कर देगी। अच्छा, यामिनी आएगी मदद करने? वो मदद करेगी या और काम बढ़ाएगी? सही कहा, एक नंबर की नौटंकीबाज है। दोनों यामिनी का नाम सुनकर मन ही मन परेशान हो जाती है, लेकिन अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती। मम्मी, कम से कम लड़की की फोटो तो दिखा दो। अरे कल जब वो लोग आएंगे तब खुद देख लेना ना। लाइव देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हैं? अभी आराम करो और सोचो कि कल कैसे खुद को उनके सामने पेश करना है। इसके बाद आनंद कुछ नहीं बोल पाता और फिर सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही घर में हलचल शुरू हो गई। तभी बाहर से यामिनी और उसका पति पंकज घर में दाखिल हुए। नमस्ते सबको। आ गई ड्रामा क्वीन। वाह, तुम दोनों तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। तारीफ मत कर, हमें तेरे इरादे पता है। अभी तो शुरू हुई है, आगे देखो क्या क्या बोलेगी। अरे यामिनी, आ गई तू? हाँ मम्मी जी, इतनी बड़ी बात हो और मैं ना आऊं? फूल देवी उसे गले लगाती है और पंकज को ड्राइंग रूम में बिठाकर यामिनी को रसोई में ले जाती है। चल बता, अब क्या क्या करना है ताकि वो लोग खुश हो जाए। यामिनी मदद करने का नाटक करती है और यहाँ काजल और पूनम दूर से ये सब देखकर झुंझला रही थी। पता नहीं ये मदद करने आई है या और काम बढ़ाने। भगवान ही बचाया आज हमें। किचन में तो चारों ओर शांति का माहौल था, सब तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन हॉल में तूफान सा आ गया। यामिनी, यामिनी! पंकज की आवाज सुनकर यामिनी समेत काजल, पूनम और फूल देवी सब किचन से भागते हुए बाहर आए। यामिनी ने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? मैं यहाँ 10 मिनट से बैठा हूँ, न किसी ने ढंग से मिलकर पूछा, न पानी दिया और न ही चाय। ये कैसी मेहमान नवाजी हो रही है घर के दामाद की? अरे दामाद जी, नाराज मत होइए, हम लोग ना बस थोड़ा बिजी हो गए थे। बिजी? आप तो सिर्फ अपनी बेटी से मिली और उसे खींच कर किचन में ले गई। मेरी तरफ तो आपने देखा भी नहीं। अरे आप नाराज न हो, आराम से बैठिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनवाती हूँ बस। यामिनी ने तुरंत पूनम से चाय बनाने को कहा। पूनम ने चाय के साथ ढेर सारा नाश्ता भी लाकर पंकज के सामने रख दिया। ये देखकर पंकज थोड़ा शांत हो गया। ठीक है, पर घर के सारे मर्द कहाँ है? अरे कोई नहा रहा है, कोई बाहर काम से गया है, कोई अपने कमरे में है, बस सब यूं ही इधर उधर है। पंकज के शांत होने पर सब फिर से किचन में लौट आए और खाना बनाने की बातचीत शुरू हुई। मुझे लगता है हम मिठाई में बेसन के लड्डू बना लेते हैं, सबको पसंद आएंगे। नहीं दीदी, गुलाब जामुन बनाते हैं, वो हर किसी को पसंद आते हैं। अरे गुलाब जामुन, तुम जानती भी हो उसे बनाना कितना मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर सारी मेहनत हमसे ही करवाओगी। यामिनी की बात सुनकर फूल देवी भी हंसने लगी। सही कह रही है यामिनी, आता जाता कुछ नहीं, बस बातें बनवा लो महारानी से। ये सुनकर पूनम को गुस्सा आ गया और उसने यामिनी से बहस शुरू कर दी। दीदी, आप हर बार मेरे सुझाव को गलत क्यों ठहराती हैं? मुझे भी कुछ आता है, आप बार बार मेरी बेइज्जती क्यों करती है? ओहो, ये तो गुस्से में लाल पीली हो गई। अच्छा ठीक है, तुम ही बनाओ अपने गुलाब जामुन, देखते हैं गुलाब जामुन बनेंगे या जुलाब गामुन। पूनम ये सुनकर और गुस्से में आ गई और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। काजल भी पूनम के पीछे पीछे उसे समझाने के लिए भागी।
देखो पूनम, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। दीदी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करती रही तो वो जीत जाएंगी। तुम्हें यही चाहिए क्या? मतलब ये कि अगर तुम्हें जीतना है तो वहीं रहकर जीतना होगा। उन्हें बोलने दो जो बोलना है, तुम अपने तरीके से अपनी बात मनवाओ। चलो मैं सब संभालती हूँ। काजल ने पूनम को समझाया और उसे लेकर किचन में आई। यहाँ किचन में फूल देवी और यामिनी जोर जोर से हंस रही थी। देखा मम्मी, ये लोग हमसे जीतने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें नहीं पता कि हम क्या चीज़ है। सही कह रही हो। इन्हें ढंग से ये भी नहीं पता कि घर का खाना कैसे बनता है, और यहाँ हमें सिखाने चली है। जैसे ही काजल और पूनम ने किचन में कदम रखा, फूल देवी और यामिनी अचानक चुप हो गई। मम्मी जी, दीदी, आज घर की इज्जत का सवाल है, लड़ाई झगड़े का नहीं। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बहस मैंने तो शुरू नहीं की थी। हाँ बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ अपना ओपिनियन दिया था। बस अब कोई बहस नहीं होगी, सब मिलकर काम करेंगे। और मम्मी जी, आप सबसे बड़ी हैं, आपसे उम्मीद है कि सबको साथ लेकर चलेंगे आप। बड़ी मुश्किल से सबने एक दूसरे को माफ किया और काम में लग गए। घर में कुछ देर तक सब कुछ शांति से चलता रहा। सब अपने अपने कामों में लग गए थे। अचानक एक कड़क आवाज ने उस शांति को तोड़ दिया। मेरी चप्पल कहाँ है? किसने पहनी? तुम सबको पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजें छुए। अरे भाई, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पहनी। मैं तो तुम्हारी चीजें छूता ही नहीं, तुम्हारी चप्पल तो कभी नहीं छूता। लेकिन आनंद का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने चिल्लाते हुए पूरे घर को हिला दिया। अगर किसी ने मेरी चप्पल पहनी है तो अभी बता दो, वरना मत कहना कि मैंने पहले नहीं चिताया। उसके चिल्लाने से सब एक जगह जमा हो चुके थे। इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला और वहां से पंकज बाहर निकला। पूरे परिवार की नजरें उसकी तरफ घूम गई। सबने देखा कि पंकज ने आनंद की चप्पल पहन रखी थी। जीजा जी, ये क्या कर दिया आपने? मेरी चप्पल पहनकर बाथरूम चले गए? वाह, यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। एक चप्पल पहन ली तो इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। लगता है मुझे इस घर में मेहमान नहीं, नौकर समझा गया है। इनका ये दामाद पना तो खत्म ही नहीं होता। इस बात ने तो जैसे पंकज के तन बदन में आग लगा दी। उसने यामिनी की तरफ गुस्से में देखा और बोला, चलो यामिनी, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। इस घर में मेरा कोई मान सम्मान ही नहीं है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? अब जीजा जी, आप इतना नाराज मत होइए। आनंद छोटा है, नादान है, उसे माफ कर दीजिए। हमारे घर का सम्मान आपके होने से है। मुझे माफ कर दे? मैंने क्या किया भैया? मैं माफी क्यों मांगू? माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। मेरी चप्पल पूछे बिना पहनी क्यों? पूरा हॉल बहस और शोर से गूंजने लगा। हर कोई अपनी अपनी बात कहने लगा। माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। तभी चंपकलाल जोर से चिल्लाए, बस करो सब लोग, यह घर है या चिड़ियाघर? दामाद जी मेहमान है और तुम लोग उनके सामने तमाशा बना रहे हो। सब एकदम चुप हो गए। ऐसा सन्नाटा हो गया जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। आनंद, माफी मांगो और चुपचाप बैठ जाओ। आज तुम्हारा खास दिन है, क्यों अपने दिन को बर्बाद कर रहे हो? आनंद ने भारी मन से माफी मांग ली। सॉरी जीजा जी, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। देखिए पापा जी, ये सही से माफी भी नहीं मांग रहा है। पंकज जी, अब बस हो गया। आपसे भी गुजारिश है कि हर बात पर घर छोड़ने की धमकी देना बंद करें। अगली बार से ऐसा किया तो मैं खुद आपको घर आने से मना कर दूंगा। अब तो पंकज भी खामोश होकर बैठ गया। कुछ देर के लिए माहौल एकदम शांत हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक दरवाजे से एक भारी आवाज आई। अरे कोई है क्या? यह सब सो रहे हैं। सबने दरवाजे की तरफ देखा। वहां चंपकलाल के ताऊजी खड़े थे। उनकी एंट्री ने पूरे घर को सन्न कर दिया। ताऊजी का आना हमेशा एक बड़े हंगामे का संकेत होता था। वो पुराने ख्यालों वाले और सख्त मिजाज के इंसान थे। घर में आते ही उन्होंने सभी को अपने पैर छूने का आदेश दे दिया। चंपक, सारे संस्कार भूल गए हो क्या? हाँ? पैर कौन छुएगा, तुम्हारा बाप? जब खुद का ये हाल है तो बच्चों को क्या सिखाओगे? अब माफी चाहूंगा ताऊ जी, वो मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए झुक नहीं सकता। बच्चों, चलो सब लोग ताऊ जी के पैर छुओ। बड़ा आया कमर दर्द वाला। मेरे सामने कमर दर्द की शिकायत मत कर, मैं तुझसे 20 साल बड़ा हूँ। झुक कर दिखाऊं क्या? अब नहीं नहीं ताऊ जी, रुकिए ना, मैं छू रहा हूँ आपके पैर। चंपकलाल सहित सभी ने ताऊ जी के पैर छुए। अरे ये क्या बेहूदगी है? पल्लो लो सबकी सब, और अब जाओ किचन में जाकर काम देखो। सारी लेडीज उनकी डांट से डरकर तुरंत किचन की तरफ भागी। हाय राम, इन्हें किसने बुला लिया? पापा जी के अलावा और कौन बुला सकता है? अब तो हमारी खैर नहीं। ये 2025 नहीं, 1925 में जी रहे हैं।
भगवान बचाए। सारी लेडीज किचन में पहुंच गई और यहाँ हॉल में सभी मर्द बैठकर बातें कर रहे थे। तो क्या सोचा है? जी हम सोच रहे हैं कि अगर आज बात बन जाए तो आज ही रोका करते थे। आज रोका करोगे? अरे पहले दहेज की बात कर लेना, दहेज कितना देंगे? नहीं नहीं ताऊ जी, हम दहेज नहीं लेंगे। क्या? ये कैसी शादी है जिसमें दहेज नहीं लोगे? पागल हो गए हो क्या? और लड़की देखी है तुम लोगों ने या वो भी नहीं देखी? लड़की अभी आएगी तो देख लेंगे। ये सुनकर ताऊ जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो सोफे से उठकर खड़े हो गए। हाय हाय, ये क्या बेहयाई है? लड़की यहाँ आकर दिखेगी? कैसे गंदे परिवार में शादी कर रहे हो? तुरंत फोन करो और कह दो कि लड़की को लेकर यहाँ ना आए। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई ताऊ जी की बात सुनकर हैरान रह गया। उधर किचन में खड़ी महिलाओं ने भी ये सब सुन लिया। फूल देवी ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? ये ताऊ जी ने तो सब गड़बड़ कर दिया। सभी औरतें धीरे धीरे हॉल में आ गई। माहौल गहरा हो गया था। आनंद ने साहस जुटाया और ताऊ जी से कहा, बाबा, अब जमाना बदल गया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़की ना आए? उसे देखे बिना बात कैसे आगे बढ़ेगी? चुप रह, तेरे बाप को बोलने दे। तू क्या जाने रिश्ता तय करने के कायदे। बोल चंपक, ये सही है क्या? तेरे जमाने में ऐसा होता था? हम उन्हें मना नहीं कर सकते ताऊ जी, आजकल ऐसे ही होता है। अगर मना करेंगे तो रिश्ता होगा ही नहीं। अरे तो मत हो रिश्ता। ऐसे बेशर्म परिवार में रिश्ता करना ही क्यों है? अब आनंद ने आपा खो दिया। उसने ताऊ जी को घूरते हुए कहा, ये आपका जमाना नहीं चल रहा है जो बिना देखे शादी कर लो। ये शादी है, कोई खेल नहीं। अरे चुप, तेरे जैसे बच्चों की राय की जरूरत नहीं है। जो बड़े कह रहे हैं वो सही है। आनंद ने अपनी माँ फूल देवी की तरफ देखा और कहा, मम्मी आप समझाओ इन्हें, मैं बाहर जा रहा हूँ ताज़ी हवा लेने, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। फूल देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि ताऊ जी बोल पड़े। अरे वो तो बच्चा है, बच्चे जिद करते हैं। तुम लोग सही काम करो बस। फूल देवी का चेहरा उतरा हुआ था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। इसी दौरान नमन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। सभी औरतें दौड़ती हुई किचन की तरफ भागी। किचन का हाल देखकर सबके होश उड़ गए। सारा खाना जल चुका था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ यामिनी। तुमने गैस धीमी नहीं की। मैंने? तुम्हें तो गैस बंद करनी थी। दोनों की बहस बढ़ने लगी। गुस्से में काजल ने पूरा पतीला उठाकर जमीन पर पटक दिया। पतीला गिरते ही जोर की आवाज हुई। हॉल में बैठे सभी मर्द भागते हुए किचन में पहुंचे। किचन के नजारे ने ताऊ जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ये क्या तमाशा हो रहा है? घर है या युद्ध का मैदान? तुम लोगों ने अपनी सारी तमीज खो दी है क्या? गुस्से में उन्हें खांसी आ गई और वो लड़खड़ा कर गिरने वाले थे कि सभी ने उन्हें संभाला और हॉल में ले जाकर पानी पिलाया। अब झगड़ा छोड़ो, बाहर से खाना मंगा लो, अभी भी समय है। अरे नहीं, काजल बनाएगी। उसने पतीला फेंका है तो खाना वही बनाएगी। पर खाना जला तो तुम्हारी वजह से था। मैंने तो जला हुआ खाना फेंका। अब दोनों के बीच फिर से बहस बढ़ने लगी। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, गौरव ने हाथ उठाकर कहा, दोनों चुप हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम बना लेंगे। ये आनंद की शादी की बात है, बाहर से मंगवाएंगे तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। सभी को ये बात सही लगी। काजल और पूनम ने एक बार फिर किचन की कमान संभाल ली। ताऊ जी ने यामिनी को डांटते हुए कहा, तू भी जाकर मदद कर, मर्दों के बीच क्यों बैठी है? यामिनी सख पकाई और किचन की तरफ जाने लगी। पर तभी पंकज ने अपनी नाराजगी जाहिर की। यामिनी, तुम कोई काम नहीं करोगी? तुम भी तो यहाँ मेहमान हो। दामाद जी, ये मेरी बेटी का घर है और रहेगा। अब ज्यादा मत बोलिए। मर्दों के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो, ये क्या बदतमीजी है? बाबा आप चुप हो जाइए, जब से आए 100 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। आनंद, तमीज से बात करो, बड़े हैं वो। हॉल का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा कर रहा था और इसी बीच घर का लैंडलाइन फोन बजा। फूल देवी दौड़ती हुई फोन उठाने गई। फोन पर कुछ ही सेकंड बात करने के बाद उसने फोन रख दिया। क्या हुआ? वो लोग नहीं आ रहे। लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, वो उसी से शादी करेगी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे धम से अपनी जगह बैठ गया। अचानक आनंद ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर दूसरे, तीसरे और धीरे धीरे पूरे घर में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। अरे भाई, ऐसा ड्रामा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये घर तो सच में चिड़ियाघर है। ये बात तो सच है।
और इस तरह जिस दिन को सबने खास बनाने की सोची थी वो दिन हंसी मजाक और बवाल में तब्दील हो गया।